नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ, देखो ये कॉन्सेप्ट क्या है। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अब क्या होता है ना कि आपका इनकम मान लो 51 लाख रुपए हो गया, तो आप पहले 50 लाख पे टैक्स दे रहे थे, अभी आप 51 लाख पे टैक्स दे रहे हो। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं ओनली एग्जांपल ले रहा हूँ ना। तो देखो 51 लाख से कम, पहले 50 लाख आप कमा रहे थे, फिर आपने 51 लाख कमाना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ सरचार्ज नहीं लगता था, यहाँ आपका सरचार्ज लगेगा। अब मेरी बात सुनना, आप 50 लाख पे पहले टैक्स निकालते थे, आपका टैक्स आता था फॉर एग्जांपल 12 लाख रुपए। अब 12 लाख क्या करते थे, टैक्स पे करते थे। अब आपका सरचार्ज भी लगेगा, सरचार्ज लगेगा 10%। फॉर एग्जांपल आपका टैक्स आता है 12,10,000 या 12,30,000 रुपये, उस पर आप 10% टैक्स सरचार्ज भी पे करते हैं, तो आपका टोटल टैक्स बनता है, एवरेज मान रहे हैं अपन 13.5 लाख रुपये। 13.5 लाख रुपये आप टैक्स पे कर रहे हैं। अब मेरी बात समझना, आपने एक्स्ट्रा कितना कमाया, आपने एक्स्ट्रा कमाया 1 लाख रुपये, और आप एक्स्ट्रा टैक्स कितना पे कर रहे हैं, आप एक्स्ट्रा टैक्स कितना पे कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपये। मतलब आपने जितना एक्स्ट्रा कमाया उससे भी आप एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहे हैं, तो भाई कोई भी बंदा ज़्यादा कमाना ही नहीं चाहेगा। तो गवर्नमेंट ने इस इफेक्ट को बचाने के लिए, ये ज़्यादा टैक्स बचाने के लिए आपका एक कॉन्सेप्ट निकाला, उसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है ना कि आपको 1.5 लाख रुपये टैक्स पे करने का ज़रूरत नहीं है, आपको 1.5 लाख टैक्स पे करने का ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करो, जो आपने 50 लाख पे जो टैक्स निकाला प्लस जो आपने एक्स्ट्रा कमाया, वो टोटल हमको दे दो, आपको ज़्यादा टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने कितना टैक्स बचा लिया अपना, आपने 50,000 रुपये बचा लिए। यहाँ पे आपको 13.5 लाख पे करने पड़ते हैं, पर आपको पे कितना करना पड़ रहा है, 12 + 1 13 लाख रुपये आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो आपने 50,000 रुपये बचा लिए, इसको बोलते हैं 50,000 को मार्जिनल रिलीफ। जो 50,000 बचा है इसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। अब आप कैसे चेक करेंगे मार्जिनल रिलीफ, क्या अब कब कब अपन को देखना पड़ेगा कि मार्जिनल रिलीफ का अपने कॉन्सेप्ट लगाना है, अपन कब चेक करेंगे। अगर आपका इनकम थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा ज़्यादा है, किससे, 50 लाख से, 1 करोड़ से, 2 करोड़ से, 5 करोड़ से, इन केस ऑफ इंडिविजुअल अचीव AOP BY वगैरह केस में। अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, फर्म LLP लोकल अथॉरिटी के केस में। अगर आपका इनकम 1 या 10 करोड़ से ज़्यादा है, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में, तो आपको चेक करना है कि भाई मैं उस घेरे में तो नहीं आ रहा हूँ कि मैं कमा कम रहा हूँ, टैक्स ज़्यादा पे कर रहा हूँ डिफरेंस का। तो उस समय आपको चेक करना है कि मैं मार्जिनल रिलीफ के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो कैसे चेक करेंगे, स्टेप्स देखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे ना, जो आपका इनकम हुआ है, अपन ने यहाँ पे चेक किया ना 51 लाख रुपए, तो आप 51 लाख पे टैक्स निकालेंगे इंक्लूडिंग सरचार्ज। सरचार्ज वगैरह आप लगा देंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इस पर नहीं लगाएंगे अभी आप, पर आप सरचार्ज लगा देंगे, और सरचार्ज लगा के आप क्या निकालेंगे, टैक्स निकालेंगे। फिर सेकंड आप क्या करेंगे, नियरेस्ट लिमिट पे आप टैक्स निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे था आपने 50 लाख रुपए, यहाँ 50 लाख था, वैसे आप 50 लाख या 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी आपका नियरेस्ट लिमिट है उसका सरचार्ज का, उस पर आप टैक्स निकालेंगे। अगर उस पर भी सरचार्ज लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप नियरेस्ट लिमिट आपका 1 करोड़ रुपए है, तो 1 करोड़ पे सरचार्ज 10% लगेगा। अगर आप 1 करोड़ से ऊपर जाते हो तो 15% सरचार्ज लगेगा। तो आपको 10% लगा के आपको क्या करना है, टैक्स निकालना है, नियरेस्ट लिमिट पे आपको टैक्स निकालना है। फिर क्या करेंगे ना आप, हाँ, आपको कितना टैक्स पे करना है, आप क्या करेंगे ना, आपने स्टेप 2 में जो मतलब नियरेस्ट लिमिट पे आपने टैक्स निकाला, प्लस जो आपने एक्स्ट्रा कमाया है लिमिट से, यानी कि 50 लाख 51 लाख कमाए ना आपने, एक्स्ट्रा कितना कमाया, 1 लाख रुपए, तो 1 लाख को आप यहाँ जोड़ देंगे। चलिए, अब आपको रिलीफ कितना मिला। स्टेप 1 में आप कितना टैक्स पे करते हैं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो आप कितना पे करते हैं, 13,50,000 रुपये। अभी आप कितना पे कर रहे हैं, 13 लाख रुपये, तो 50,000 आपको बच गया। इसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ, मतलब स्टेप 1 माइनस स्टेप 3। एग्जाम्पल देखिए, आपको बेटर क्लियरिटी आएगी। अपन को टैक्स कंप्यूट करना है मिस्टर बी का, जो 51 साल का है, जिसका इनकम है 1 करोड़ 1 लाख रुपए, 1 करोड़ 1 लाख रुपए। तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए ये 115 BSc फॉलो नहीं कर रहा है। चलिए, पहले सबसे पहली बात तो इसका एज 60 साल से कम है, तो इसका टैक्स का स्लैब रेट क्या रहेगा, 2.5 लाख रुपये वाला। चलिए, इसका 2.5 लाख से अपन ने टैक्स निकाला, या आप कैलकुलेटर पे खुद निकालेंगे, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन आपको दे रखा है। तो अब देखिए, इसका इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो 15% रेट से आप सरचार्ज लगने वाला है। तो आपने टोटल टैक्स निकाला, उस पर आपने 15% सरचार्ज लगा दिया, तो अपना टैक्स लायबिलिटी आ गया। ठीक है, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, 2.5 से लेकर 5 लाख तक 5% है, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और ऊपर वाले पे 30% आपने टैक्स ऐसा करके आपने टोटल टैक्स निकाल दिया, उस पर 15% सरचार्ज लगा दिया, अपना टैक्स लायबिलिटी आ गया। अब नियरेस्ट लिमिट क्या है इसका, 1 करोड़ रुपये। तो अपन 1 करोड़ पे क्या करेंगे, टैक्स निकालेंगे। तो अपने टैक्स तो यहाँ निकाल ही रखा था ना, 10 लाख तक तो 1,12,000 रुपये हो गया, सॉरी 10 लाख तक आपका 1,12,000 रुपये हो गया, और 10 लाख से जो भी आपका ऊपर 1 करोड़ तक इनकम होगा उस पर
30% टैक्स रेट लगा दिया, तो अपना टोटल टैक्स आया 28,12,500। अब देखो 1 करोड़ का इनकम है, 50 लाख से ज़्यादा है ना, 10% सरचार्ज तो लगेगा, और अपने 10% सरचार्ज लगा दिया। अब अपना टैक्स लायबिलिटी कितना आया, 30,93,750 रुपये। अब मेरी बात समझना, अगर 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 इसमें मैं जो अपने एक्स्ट्रा कमाया वो अगर जोड़ दूँ तो अपना टैक्स कितना आएगा। इसमें मैंने जो एक्स्ट्रा कमाया ना, 1 लाख एक्स्ट्रा कमाया अपने, इसमें अगर 1 लाख जोड़ दूँ मैं तो अपना टैक्स आएगा 31,93,750। अब मेरी बात समझना, अपने ओनली एंड ओनली फॉर 1 लाख एक्स्ट्रा कमाया है और अपने टैक्स कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, लमसम 1.5 लाख रुपये के आसपास, 1.5 लाख से ऊपर ही टैक्स पे कर रहे हैं एक्स्ट्रा टैक्स। तो अपने कमाया तो एक्स्ट्रा 1 लाख ही था, एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहे हैं 1.5 लाख रुपये, लगभग क्या होगा ना। तो अब स्टेप 1 में आपने कितना टैक्स निकाला, 32,68,000 रुपये, 32,68,000 रुपये में टैक्स निकाला। इसमें से लेस कर देंगे जो अपन को पे करना है, यानी कि जो अपने स्टेप 2 में मतलब नियरेस्ट लिमिट जो टैक्स निकाला प्लस जो अपने एक्स्ट्रा कमाया, दोनों को जोड़ दिया, तो ये लेस कर देंगे तो अपने पास बचेगा 75,000 रुपये। अपन को क्या मिल जाएगा, मार्जिनल रिलीफ अपन को मिल जाएगा। आई होप यू क्लियर दिस पॉइंट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, रिबेट अंडर सेक्शन 87E। सर ये क्या होता है, गरीब लोगों को बचाने के लिए, गरीब लोगों का टैक्स बचाने के लिए गवर्नमेंट एक स्कीम निकाली है कि बोला कि आपके लिए स्लैब रेट तो 2.5 लाख वाला रहने वाला है कि 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक आपको 5% से टैक्स पे करना है। बट अगर आपका इनकम 5 लाख तक ही होता है, अगर आपका इनकम ही 5 लाख तक ही है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं बोला गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने बोला कि हमको एक लिमिट देते हैं कि इतने तक आपके टैक्स की छूट है, इतना टैक्स तक आपका छूट रहेगा। कैसे, ये मिलेगा सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को, रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा। सर क्या HUF को मिलेगा, आंसर इज नो। सर नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलेगा, सर कंपनी को नहीं मिलेगा, फर्म को नहीं मिलेगा, सिर्फ ये रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा ये रिबेट। ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल को रिलीफ मिलेगा जिसका इनकम 5 लाख तक है, और वो भी रेजिडेंट इंडिविजुअल वो वाला जिसका इनकम सिर्फ 5 लाख रुपए तक है। ठीक है, अगर SSC नॉर्मल टैक्स रेट फॉलो करता है, मतलब 2.5 लाख वाला, 3 लाख, 5 लाख वाला, ये अगर फॉलो करता है तो ही उसको मिलेगा। अगर 115 BSc फॉलो करता है, अगर SSC 115 BSc फॉलो करता है तो उसको 7 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं लेना पड़ेगा। एक तरीके से 7 लाख उसको रिबेट मिलेगा 25,000 रुपये का। सर रिबेट कैसे मिलेगा, मेरी बात समझना, अगर आप नॉर्मल टैक्स स्लैब फॉलो करते हो तो आप 5 लाख तक की अगर आपकी इनकम है, 4.5 लाख इनकम है, या फिर 4 लाख आपका 90,000 इनकम है, तो क्या करेंगे आप 4,90,000 रुपये टैक्स निकालेंगे। टैक्स निकाल दिया, और 12,500 रुपये, इन दोनों में से जो कम होगा, विच एवर इज़ लोअर, आपका क्या होगा, आपका रिबेट होगा। मतलब उतना आपको टैक्स पे करने का ज़रूरत नहीं है। सर समझ गए। और अगर आप न्यू स्लैब रेट फॉलो करते हैं, 115 BSc फॉलो करते हैं, तो आप क्या करेंगे, 7 लाख तक की इनकम अगर आपकी होती है तो उस पर आप टैक्स निकालेंगे, और 25,000 रुपये, और 25,000 रुपये, विच एवर इज़ लोअर, आपका क्या होगा, रिबेट होगा। बट ध्यान रखना, जो रिबेट है ना 7 लाख वाला, अगर आपका इनकम किससे होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होता है, 112A वाला, यानी कि जो शेयर्स वगैरह के लिए होता है, अगर उससे अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उसके अगेंस्ट में आपको ये रिबेट नहीं मिलेगा। अगर उससे आपको इनकम होता है 3 लाख रुपए का तो उस पर आपको टैक्स पे ही करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट में आपको रिबेट नहीं मिलेगा। आई होप यू क्लियर। ये एग्जांपल लेते हैं, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। मिस्टर राघव है जिसका एज कितना, 26 साल है, वो इंडिया में रेजिडेंट है, मतलब हो गया इसके लिए एलिजिबल, रेजिडेंट इंडिविजुअल हो गया। उसका इनकम कितना है, 4,40,000 रुपये, 5 लाख से कम है। उसका FD और सैलरी से इसका इनकम है। आपको क्या करना है, रिलीफ निकालना है, रिबेट निकालना है 87A वाला, या फिर टैक्स निकालना है उसका, तो उसमें रिबेट ऑटोमेटिकली अपना एडजस्ट हो जाएगा। देखिए 4,40,000 रुपये में टैक्स निकालते हैं। एक मैंने 2 कॉलम बनाए, एक तो नॉर्मल रिजिम से अपन टैक्स निकालेंगे, एक निकालेंगे 115 BSc से। तो देखो नॉर्मल में क्या होता है, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, नहीं हो गया। और BSc में क्या होता है, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। देखो अगर 115 BSc देखो ना, इसका स्लैब रेट क्या है, 3 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं है, तो इस पर 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब 2.5 लाख से लेके जो ऊपर का इनकम है 5 लाख तक, उस पर 5% रेट से टैक्स लगता है। तो अपन ने क्या किया, 4,40,000 माइनस 2.5 लाख रुपये, अब जो बचा उस पर कितना लगा दिया, 5%, यानी कि 9,500 रुपये। अगर आप 115 BSc देखेंगे तो 3 लाख से लेकर 7 लाख तक 5% है, तो इसका जो ऊपर वाला होगा उस पर 5% लगेगा, 7,000 रुपये, क्योंकि एक तो 4.5 लाख माइनस 2.5 लाख, उस पर 5% हो गया ओल्ड रिजिम। 4,40,000 माइनस 3 लाख, अब उस पर बचा उस पर 5% हो गया अपना ओल्ड न्यू रिजिम। तो अपना टोटल टैक्स आया ओल्ड रिजिम में 9,500 और न्यू में आया अपना 7,000 रुपये। अब मेरी बात समझना, आपका इनकम 5 लाख और 7 लाख से कम था, तो क्या करना है, टोटल टैक्स जो आपका आया 9,500, और न्यू वाले केस में आया 7,000 रुपये, और इसके केस में 12,500 रुपये, और इसके केस में 25,000 रुपये।
विच एवर इज लोअर, आपका क्या होगा, रिबेट होगा। तो इसमें रिबेट कितना आएगा, इसमें 9,500, इसमें 7,000 रुपये रिबेट आएगा। तो आपका 9,500 आपको रिबेट मिल गया, इसमें 7,000 रुपये आपको रिबेट मिल गया, आपका टैक्स लायबिलिटी आ गया 0 नील। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब मेरी बात समझना, जो आपने मार्जिनल रिलीफ पढ़ा था ना ऊपर कॉन्सेप्ट, इसमें क्या था कि आपका लिटिल बिट थोड़ा सा इनकम ऊपर होता है सरचार्ज लिमिट से, तब आपको एक्स्ट्रा जितना आपने कमाया है और जितना आपने एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहे हो उसका डिफरेंस आपको रिलीफ मिल जाएगा। वैसा का वैसा सेम कॉन्सेप्ट 115 BAC में भी दे रखा है। अगर आपका इनकम 7 लाख से थोड़ा सा ऊपर होता है, 7 लाख से आपका थोड़ा सा अगर आपका इनकम ऊपर होता है, उसकी वजह से जो आपका टैक्स बनता है, 7 लाख की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं है, पर आप 7 लाख से थोड़ा सा ऊपर कमाते हैं, उसकी वजह से जो टैक्स बनता है वो जो आपने एक्स्ट्रा कमाया ना 7 लाख से, उससे भी ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हो। मतलब अगर आप मान लीजिए आपका इनकम है 7 लाख रुपये, तो आपका टैक्स कितना आएगा, 0। अब आपका इनकम हो गया 7,10,000 रुपये, अब आपका टैक्स कितना आएगा, अब आपका टैक्स आएगा लमसम 22,000 के आसपास, 22,000 रुपये आपका टैक्स आएगा। नहीं सॉरी 22,000 रुपये आएगा टैक्स, 20 और 2 22,000 रुपये टैक्स आएगा लगभग, नहीं 21,000 रुपये आपका टैक्स आएगा, आपका 21,000 रुपये टैक्स आएगा। अब मेरी बात समझना, आप जब 7 लाख रुपए कमा रहे थे तो आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं पे करना था। अब आपने मात्र 10,000 रुपये ज़्यादा कमाए, उसकी वजह से आपको 21,000 रुपये टैक्स पे करना पड़ रहा है। इसका मतलब आपने 10,000 एक्स्ट्रा कमाने की वजह से आपको 21,000 रुपये ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है। इससे अच्छा आप क्या करेंगे, 7 लाख ही कमाना पसंद करेंगे। तो गवर्नमेंट ने यह बोला कि अगर आपका इनकम 7 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा है, उसकी वजह से आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो आपका जो डिफरेंस का अमाउंट है ना, जो आपने 7 लाख से ऊपर जितना कमाया उतना पूरा हमको दे दो, आपको ज़्यादा टैक्स पे करने का जरूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल समझना, इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। एज्यूम आपका टोटल इनकम कितना है, 7,15,000 रुपये, आपने कितना एक्स्ट्रा कमाया, 7 लाख से 15,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाया, पर 7,15,000 रुपये टैक्स आता है 21,500 रुपये। तो गवर्नमेंट बोलती है आप हमको 15,000 रुपये दे दो, एक काम करो 21,500 हमको मत दो, तो आपका 6,500 रुपये क्या होगा, ये आपका रिबेट हो जाएगा, ये आपका रिबेट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या होता है ना, कि आपको जब भी आप टैक्स कैलकुलेशन करते हैं क्वेश्चंस वगैरह में, तो आपको पूरा टैक्स कैलकुलेशन होने के बाद, सब कुछ होने के बाद आपको लास्ट में सब में 4% आपको ऐड कर देना है। मतलब अगर आपका टैक्स निकलता है उस पर अगर सरचार्ज लगता है तो सरचार्ज भी लगा दो उसके ऊपर। अब जो टैक्स आया उन दोनों को जोड़ के उसका 4% लगा दो। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इनकम का 4% नहीं, टैक्स का 4%, ठीक है। ओके, मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या होता है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या होता है, अब मेरी बात समझना। मैक्सिमम मार्जिनल रेट होता है कि अगर आप कंपनी की बात करते हैं तो 25 या 30% जो भी उस पर लगता है। अगर आप फर्म की बात करते हैं 30% जो लगता है, उसका हायर जो टैक्स रेट होगा, पर्सन का हायर टैक्स रेट प्लस उसका हायर सरचार्ज प्लस उस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अगर आप नॉर्मल स्लैब से जाएँ तो उनका हायर टैक्स रेट होता है 30%, हायर सरचार्ज कितना होगा 37%, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना होगा 4%, तो उसका MMR कितना आएगा 42.744%। अब ये क्या होता है MMR, ये क्या होता है ना कि कई आप आगे देखोगे कि आपकी इनकम MMR से टैक्सेबल हो रही है। अगर आप TDS की बात करते हैं तो आपका एक सेक्शन होता है 192 या 194, उसमें मैं आई होप मैं अभी क्लियर नहीं हूँ उस सेक्शन की वजह से, मेरे को सेक्शन का नंबर याद नहीं आ रहा है, बट एक सेक्शन है जहाँ अगर PPF का बैलेंस अगर आप विड्रॉ करते हैं और अगर आपने पैन नंबर नहीं दिया है तो आपका MMR से TDS करता है। तो MMR से TDS करता है, MMR क्या होगा, ये वाला आपका MMR होगा। अगर SSC 115 BAC फॉलो करता है तो उसके लिए MMR कितना होगा 39%। कैसे, क्योंकि याद रखना 115 BAC में ना 37% वाला सरचार्ज नहीं लगता है, 37% वाला सरचार्ज आपको उसमें नहीं लगता है। तो इसमें मैक्सिमम टैक्स रेट कितना होगा 30% प्लस हायर सरचार्ज 25% और हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%, तो आपका मैक्सिमम MMR आएगा 39%। चलिए, आई होप यू क्लियर। बस आप इतना ध्यान रखना है कि MMR होता है 42.744% इन केस ऑफ इंडिविजुअल जो पुराना टैक्स रेजिम होल्ड कर रहे हैं, और जो न्यू वाला फॉलो कर रहे हैं उनके लिए 39% MMR रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 115 BAC, जो न्यू डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम बन गया अभी से इंडिविजुअल अचीव AOP BY 8वीं जुडिकल पर्सन के केस में। इसका टैक्स का स्लैब रेट क्या रहता है, इसमें 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 से लेकर 7 लाख तक 5% लगता है, 7 से लेकर 10 लाख तक इसमें 10% का टैक्स रेट लगता है, 10 लाख से 12 लाख तक इसमें 15% का टैक्स रेट लगता है, और 12 लाख से लेकर 15 लाख तक आप इनकम है तो उस पर 20% टैक्स लगेगा, और जो आपका 15 लाख से ऊपर का इनकम है उस पर 30% आपका टैक्स रेट लगने वाला है। सर हम 115 BAC फॉलो कर रहे हैं, क्या हम पे सरचार्ज लगेगा, आंसर इज यस, सरचार्ज आप पे लगने वाला है। पर आप पे 37% का जो रेट का सरचार्ज लगता है ना, अगर आपका इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है
तो वो 37% आप पे नहीं लगेगा, आप पे मैक्सिमम सरचार्ज आप पे 25% लगेगा। फॉर एग्जांपल आपका इनकम अगर 10 करोड़ रुपए है तो उस पर जो टैक्स निकलेगा ना, आप पे उस पर मैक्सिमम आप सरचार्ज लगा सकते हैं 25%, अगर आप 115 BSE फॉलो कर रहे हैं तो। 87 का रिबेट मिलेगा जो अपन ऊपर पढ़ चुके हैं अभी। स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो सैलरी के केस में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है ना, वो अपन सैलरी वाले हेड में करेंगे, अपन डिस्कस करेंगे। वो आपको 75,000 मिलेगा आपको। आई होप, सॉरी मैं जो लैग कर रहा हूँ। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप, अगर आप 115 BSE फॉलो करते हैं तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, इतना अमाउंट आपको सैलरी में से कम करने के लिए मिलता है। वो अगर आप 115 BSE फॉलो करते हैं तो आपको 75,000 मिलेगा। अदरवाइज अगर नॉर्मल स्लैब रेट से जाते हैं तो आपको 50,000 ही वो मिलता है। एक कॉन्सेप्ट होता है AMT। अगर आप 115 BSE फॉलो करते हैं तो आपको AMT नहीं लगेगा। अगर आप 115 BSE फॉलो करते हैं तो आपको AMT नहीं लगेगा। चलिए सर, तो ये तो स्लैब रेट बहुत अच्छा है, बट ध्यान रखना अगर आप 115 BSE फॉलो करते हैं तो आपको काफ़ी डिडक्शन छोड़ने पड़ते हैं। कौन कौन छोड़ने पड़ेंगे आइए डिस्कस करते हैं। जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में जो आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है वो इसमें नहीं मिलेगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में अगर जो आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है ना, वो आपको, अगर आप 115 BSE फॉलो करते हैं तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। जो आपको सेट ऑफ मिलता है हाउस प्रॉपर्टी हेड के लॉस का, वो आपको नहीं मिलेगा। अदर हेड से आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। लिव ट्रेवल कंसेशन, आचार्य आपको नहीं मिलेगा। कोई भी अलाउंस आपको नहीं मिलेगा, कोई भी अलाउंस नहीं मिलेगा आपको अदर देन 4 अलाउंस छोड़ के, ट्रेवल अलाउंस, टूर अलाउंस, डेली अलाउंस और कन्वीनियंस अलाउंस, ये छोड़ के बाकी आपको कोई भी अलाउंस नहीं मिलेगा। डिडक्शन नहीं मिलेगा चैप्टर 10AA वाला, अंडर सेक्शन 10AA वाला आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। चैप्टर 6A का आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। चैप्टर 6A का आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा एक्सेप्ट 80JJAA, 80CCD2, 80CCH2 और 80LA, ये छोड़ के आपको कोई भी इसमें डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा। टी कॉफ़ी रबड़ वाला आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। 33AB वाला साइट रजिस्ट्रेशन अकाउंट वाला आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। साइंटिफिक रिसर्च वाला आपको डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। आपको 35AD वाला डिडक्शन नहीं मिलेगा। 35CCC वाला आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। और ध्यान रखना, जो माइनर की इनकम आपके हाथ में क्लब होती है उसके केस में आपको 1500 रुपये पर चाइल्ड आपको अलाउंस मिलता है, वो भी आपको इसमें नहीं मिलेगा। जो MP MLAs को जो अलाउंस मिलते हैं वो भी इसमें अलाउड नहीं होंगे। और मेरी बात समझना, 115 BSE में क्या होता है ना कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, अगर आपका बिजनेस का इनकम नहीं है तो आप किसी भी साल में चाहें तो 115 BSE ऑप्ट कर सकते हैं। अगले साल में अगर चाहें तो आप नॉर्मल प्रोविजन से भी टैक्स पे कर सकते हैं। बट अगर आपका बिजनेस का इनकम है और आपने एक बार 115 BSE फॉलो कर लिया, ऑप्ट कर लिया, तो आपको वही रखना पड़ेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और किसी भी वजह से अगर आप उसका कंप्लाइंस नहीं कर पाते हैं, आप किसी भी तरीके से 115 BSE से बाहर निकल जाते हैं, तो आप फिर कभी भी 115 BSE के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपका बिजनेस का इनकम नहीं है तो आप जब भी चाहो तब आओ, जब चाहो आप नॉर्मल प्रोविजन से आप टैक्स पे कर सकते हो। बट अगर आपका बिजनेस का इनकम है तो आपको, अगर आपने एक और ऑप्ट किया तो आपको हमेशा ही 115 BSE को फॉलो करना पड़ेगा, आप उसको छोड़ नहीं सकते। अगर कोई स्पेशल रेट्स वाला इनकम है तो स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल होगा, जो सेक्शन में आपको दे रखा है। जो इस सेक्शन में आपको जो रेट दे रखा है स्पेशल रेट्स के लिए, इनकम के लिए, तो उसी रेट से वो टैक्सेबल होने वाला है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। जो आपका एग्रीकल्चर से इनकम होती है ना, एग्रीकल्चर इनकम, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है, उस पर कोई टैक्स नहीं लेती गवर्नमेंट। एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं लेती। सर तो एग्रीकल्चर इनकम किस किस को मानेंगे? देखो मेरी बात समझना, आपका कोई खेत है, आपने क्या किया, वहाँ पे कोई वेयर हाउस बना दिया और उसको भाड़े पे चला दिया, तो उसका जो रेंट आता है ना, भाड़े जो अगर वेयर हाउस का रेंट आता है वो एग्जेम्प्ट है, वो एग्रीकल्चर इनकम होगा। सबसे पहले हम स्टार्टिंग से बढ़ते हैं। अगर आपने कोई खेती की ज़मीन है आपकी, वो आपने भाड़े पे दे दी किसी को और को कि तो इस पर खेती कर सकता है, उस पर आप खेती कर लीजिए, इसलिए आपने किसी को भाड़े पे दे दिया, तो उससे जो रेंट आता है वो आपका एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। आपने क्या किया, अपने खेत में कुछ फसल उगाई और उसको बेचा, तो जो आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचा है वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। आपने खेत में क्या किया, वेयर हाउस बना दिया, उसको रेंट पे दे दिया, तो उसका जो भाड़ा आएगा वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम है। आपने क्या किया ना, नर्सिंग होम बना दिया, आपने नर्सिंग होम बना दिया, उसमें आप पौधे उगाते हो, तो वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। एग्जम्पशन आपको तभी मिलेगा जब वो जो ज़मीन है वो इंडिया में सिचुएटेड है। ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान में या नेपाल में या फिर अमेरिका में जाकर करते खेती करते हैं, वहाँ का इनकम लेके आते हैं, फिर बोलते हैं हमारा तो एग्रीकल्चर इनकम है, वो आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम मतलब होता है जो इंडिया में लैंड सिचुएटेड है, उसी पे जो आपने काम किया है या उसी से आपको जो रेंट आया है वही आपका एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। अब मेरी बात समझना, मैंने एक आपको पॉइंट बताया, उसमें मैंने बताया कि जो आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचते हैं ना,
एग्रीकल्चर आप जो प्रोड्यूस बेचते हैं वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। पर एक ध्यान रखना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब क्या? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब होता है कि आप जो आपने खेत में उगाया है वो डायरेक्टली आप बेचते हैं, आप उसको उतना ही प्रोसेसिंग करते हैं जितना ज़रूरत है उसको बेचने के लिए, जितना उसको रो फॉर्म में बेचने के लिए ज़रूरत है आप उतना ही प्रोसेसिंग करते हैं ओनली। जैसे कि आपके खेत में गेहूँ उगा हुआ है तो आप क्या करेंगे ना, गेहूँ की फसल को काटेंगे, उसमें से गेहूँ निकालेंगे, इतना किया, इतना ज़रूरी था बेचने के लिए। अगर आपने इससे एक्स्ट्रा किया, जैसे कि गेहूँ को पिसवा के बेच रहे हैं, आप आटा बेच रहे हैं, तो वो फर्दर प्रोसेसिंग है, वो आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। मेरी बात समझना, आप रो फॉर्म में बेचते हैं या फिर ऐसा प्रोसेसिंग करते हैं जो ज़रूरी है उसको बेचने के लिए, वो ज़रूरी है उसको बेचने के लिए, तो उससे जो भी पैसा आएगा आपको बेचने से वो आपका सारा एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। अब जैसे आपने कोई अदर प्रोसेस किया जो ज़रूरी नहीं है उसको बेचने के लिए, जैसे आपने गेहूं को पिसवा कर बेचा, आटा बना के बेचा, तो आटा बना के बेचना ज़रूरी नहीं था, आप गेहूं भी बेच सकते थे। तो क्या होगा ना, जो आपने खेत में जो आपने उगाया, जैसे कि आपने फॉर एग्जाम्पल आपने गेहूँ उगाया जिसका मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपये है, मार्केट वैल्यू उसका क्या है 1 लाख रुपये, और जो आपने बीज वगैरह लगाए हैं, जो खेत में कुछ पैसा खर्च किया है वो आपका है 10,000 रुपये, तो आपका एग्रीकल्चर इनकम होगा 90,000 रुपये। ठीक है, अब आपने क्या किया, मेरी बात समझना, ये गेहूं आपने ऐसे ही नहीं बेचा, आपने ऐसे नहीं बेचा, आपने क्या किया, गेहूं को पिसवाया, आटा बना के बेचा। अब आपने आटा कितना बेचा, आपने आटा बेचा वो 1.5 लाख रुपए में, यानी कि आपने 50,000 एक्स्ट्रा में बेचा। अब अगर आप इसको 1.5 लाख में नहीं बेचते, आप आटा नहीं पिसवाते, तो आपको उसको कितने में बेच सकते थे, 1 लाख में बेच सकते थे। तो ये कम कर दो भाई, ये तो भाई हमारा एग्रीकल्चर इनकम है ना, हम इसको इतने में बेच सकते थे। चलिए ठीक है, अब बचा जो आपने एक्स्ट्रा कितना कमाया, 50,000 रुपये, इस वजह से। अब जो आपने एक्स्ट्रा कमाया उसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा खर्चा भी हुआ होगा, आटा पिसने का खर्चा भी आएगा, कितना आया होगा, उस रहा है 20,000 रुपये, ये लेस कर दो। अब जो आपका 30,000 बचा है वो आपका बिजनेस का इनकम होगा। आपने अगर आटा पीस के बेचा है ना, अगर आपने आटा पीस के बेचा है तो आटे का फेयर मार्केट वैल्यू 1.5 लाख रुपये, उसमें से हम कम कर देंगे जितना अगर अपन नहीं पिसवाते तो कितने में बेच सकते थे, वो कम कर दिया। अब जो पिसाने का जो खर्चा आया अपने पास वो लेस कर दिया। अब जो आपका बचा है वो आपका बिजनेस का इनकम माना जाएगा, यानी कि 1 लाख रुपये आपका एग्रीकल्चर इनकम होगा और 1.5 लाख रुपये आपका इसका टर्नओवर होगा, आपका पीजीबीपी का टर्नओवर होगा, उसमें से 30,000 अपना प्रॉफिट निकल जाएगा। चलिए अब मेरी बात समझना, सर ये हम कब करेंगे कि हमको टैक्स कैलकुलेशन करना है। एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स बट इट शैल बी कंसिडर्ड फॉर टैक्स पर्पज, ये टैक्स पर्पज के लिए कंसिडर की जाएगी। आपका टोटल इनकम निकालते टाइम इसको कंक्लूड किया जाएगा। अब कैसे निकालेंगे, अगर आप इंडिविजुअल एच ऑफ एओबी बीओआई आर्टिफिशियल पर्सन हो और आपका एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा है और आपका दूसरा इनकम जो एग्रीकल्चर नहीं है, दूसरा वाला इनकम आपका बेसिक एग्जाम्पशन से ज़्यादा है, तो आपका एक अलग तरीके से टैक्सेशन होगा, आपका कंपटीशन अलग तरीके से होगा। कैसे होगा, आप पहले क्या करेंगे ना, एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, उस पर टैक्स निकाल लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, एग्रीकल्चर इनकम और बेसिक एग्जाम्पशन, इन दोनों को जोड़ के आप क्या करेंगे, टैक्स निकाल लेंगे। अब जो आपका क्या करेंगे ना, जो दोनों वाला टैक्स है उसमें से बी वाला लेस कर देंगे, तो आपके पास आएगा नेट टैक्स पेबल, आपको इतना पे करना है, उस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा देंगे और आपका टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। अब मेरी बात समझना, एग्जाम्पल देखना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मिस्टर ए है, मिस्टर ए है जिसकी एग्रीकल्चर इनकम है 4 लाख रुपए, उसका नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितना है 9 लाख रुपए। अब मेरी बात समझना, दोनों कंडीशन देखते हैं। क्या उसका एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा है, आंसर इज यस, 4 लाख रुपए। क्या उसका नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जाम्पशन ज़्यादा है, 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा है, आंसर इज यस, 9 लाख रुपए। अब क्या होगा, इसका टैक्स कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पहले 4 लाख और 9 लाख दोनों को जोड़ देंगे, 4 + 9 यानी कि अपन 13 लाख रुपये पे टैक्स निकालेंगे। देखो यहाँ पे 13 लाख रुपये टैक्स निकाला है, 13 लाख पे टैक्स निकला अपना 2,02,500 रुपये, 2,02,500 रुपये। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 से लेके 5 लाख तक 5%, 5 से लेके 10 लाख तक 20% और 10 लाख से जो ऊपर वाला इनकम होगा उस पर 30% टैक्स रेट लगने वाला है। उसकी वजह से अपना 2,02,500 रुपये अपना टैक्स आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे ना, एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जाम्पशन 2.5 लाख रुपये, यानी कि 6.5 लाख पे अपन टैक्स निकालेंगे। 6.5 लाख पे अपन क्या निकालेंगे, टैक्स निकालेंगे। तो ये 6.5 लाख पे टैक्स आ गया अपना। अब क्या करेंगे, टोटल टैक्स में से ये जो आपने निकाला ना नीचे वाला बी वाला, इसको लेस कर देंगे, तो अपने पास नेट टैक्स से आएगा 1,60,000 रुपये। इसमें अपन 4% जोड़ देंगे और अपना टैक्स लायबिलिटी जाएगा 1,66,400 रुपये, जो अपन गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है,
अगर आप रबर वगैरह की खेती करते हैं, रबर वगैरह आप उगाते हैं, या टी कॉफ़ी रबर इसका बिजनेस करते हैं, ये उगाते हैं आप, खेती करते हैं इनका, तो इसमें बाइफिकेशन आपको फिक्स दे रखा है। इसमें आपको ऐसा वाला कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें फिक्स दे रखा है कि अगर आप रबर वगैरह बेचते हैं या फिर टी कॉफ़ी वगैरह आप उगाते हैं उसको बेचते हैं, तो आपको उस फिक्स इतना तो आपको बिजनेस इनकम मानना है और इतना आपको एग्रीकल्चर इनकम मानना है। तो मेरी बात समझना, अगर आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी में एंगेज्ड हैं, आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी में एंगेज्ड है, अगर आप चाय वगैरह उगाते हैं और चाय बेचते हैं, तो आपका फिक्स्ड एग्रीकल्चर इनकम 60% होगा और आपका बिजनेस इनकम 40% होगा। मेरी बात समझना, अगर मान लो आपने टी उगाया, चाय उगाई, चाय की पत्तियाँ उगाई, उसमें से आपने क्या किया, उसको बेचा है मार्केट में और आपने उसको बेचा 5 लाख रुपए में, तो फिक्स है कि 5 लाख का 60% आपका एग्रीकल्चर इनकम होगा, 3 लाख रुपये, और 40% यानी कि 2 लाख रुपये आपका बिजनेस का इनकम माना जाएगा। अगर आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफ़ी में एंगेज्ड हैं, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफ़ी में एंगेज्ड हैं, तो आपका 75% तो आपका क्या माना जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, और 25% आपका बिजनेस इनकम आपका माना जाएगा। अगर आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफ़ी में एंगेज्ड है और आप कॉफ़ी को ग्रो भी करते हैं, क्रूड भी करते हैं, रोस्टेड भी करते हैं, ग्राउंडेड भी करते हैं, ऊपर आपने क्या किया, सिर्फ ग्रो क्रूड किया, नीचे आप ग्रो भी कर रहे हैं, क्रूड भी कर रहे हैं, रोस्टेड भी करते हैं, ग्राउंडेड भी करते हैं, तो आपका 60% आपका एग्रीकल्चर इनकम होगा और 40% आपका बिजनेस का इनकम होगा। अगर आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर में एंगेज्ड है, अगर आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर में एंगेज्ड है, तो आपका 65% आपका एग्रीकल्चर इनकम होगा और 35% आपका बिजनेस का इनकम माना जाएगा। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू आपको रिविजन अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कोई भी अगर आपका डाउट आए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।